हमने स्टार्ट किया हुआ है बैड डेट्स और अलाउंस फॉर बैड डेट्स। हमने जो सीखा है कि जब हम क्रेडिट सेल्स करते हैं, क्रेडिट सेल्स करते हैं तो हमारे अकाउंट रिसीवेबल क्रिएट हो जाता है, जो कि हमारा करंट एसेट होता है। अब रिसीवेबल्स हैं तो स्टैंडर्ड कहता है कि इन रिसीवेबल्स के साथ दो मामला हो सकते हैं हर साल। एक कि आपको कंफर्म हो जाए कि वो पैसे नहीं मिलने, बैड डेट्स, या हम उसे बोलते हैं डेटर्स को राइट ऑफ कर दो, डेटर्स को राइट ऑफ कर दो, मतलब एक ही है। अच्छा होता क्या, वो कहता है सबसे पहले जब ऑडिटर आता है रिसीवेबल्स देखता है, वो कहता है कि सबसे पहले आप कोशिश करोगे कि रिकवरी हो जाए। रिकवरी अगर नहीं होगी तो फिर आप उसकी रीजन देखोगे, क्यों रिकवरी नहीं हुई या क्यों नहीं हो सकती। अगर रीजन आ जाती है डेथ की, एमिग्रेशन की और बैंकरप्सी की, तो फिर आप उसको बैड डेट्स कर दोगे। अगर रीजन आ जाती है फाइनेंशियल क्राइसिस की या डिस्प्यूट ऑन इनवॉइसेस की, फिर आप बैड डेट्स नहीं करोगे बल्कि अलाउंस क्रिएट। डन। तो जब अकाउंट रिसीवेबल के बारे में इन्वेस्टिगेशन होगी तो दो चीजें हो सकती हैं, बल्कि तीन चीजें। एक तो गया ना गुड डेटर्स, जिन लोगों की जमानतें मौजूद हैं, जिन लोगों के हमने पैसे देने हैं काउंटरा सेटलमेंट, या जिसकी हम स्पेसिफिक अलाउंस क्रिएट कर चुके हैं। वो अभी आपको सही समझ नहीं लगनी क्योंकि जब पढ़ेंगे तो तब पता चलेगा। तो उनको हम बोलेंगे गुड डेटर्स, जिसके बारे में वो तीन रीजन और पैसे भी नहीं मिलने का कोई चांस। बैड डेट्स, फाइनेंशियल क्राइसिस या डिस्प्यूट ऑन इनवॉइसेस है तो अलाउंस फॉर बैड डेट्स। अब अगर इसकी जर्नल एंट्रीज की हम बात करें तो कुछ जर्नल एंट्रीज तो नॉर्मल होती हैं। नॉर्मल जर्नल एंट्रीज उन एंट्रीज को कहते हैं जो हम पहले भी पास कर चुके हैं। वो कौन कौन सी एंट्रीज हैं, और उसके लिए आपको एक लेजर पता होना चाहिए अकाउंट रिसीवेबल का। अकाउंट रिसीवेबल के लेजर के अंदर आप दो अप्रोचेस के साथ लेजर बनाओगे। पहली अप्रोच कि आप जर्नल एंट्री अप्रोच होती है, और दूसरी अप्रोच डायरेक्ट। सबसे पहले आपके पास इसका जो ब्रॉड डाउन है वो डेबिट साइड पर आएगा, इसे हम बोलते हैं ओपनिंग अकाउंट रिसीवेबल, ओपनिंग डेटर्स। फिर इस साल जितनी क्रेडिट सेल्स होगी, डेटर्स कम होंगे ज्यादा ज्यादा ज्यादा, किस नाम से? सेल्स। पता है ये एंट्री क्या पास हो रही है? अकाउंट रिसीवेबल टू सेल्स, अकाउंट रिसीवेबल टू। तो जो इसकी डेबिट साइड पर आएगा वो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट होगा, जो क्रेडिट साइड पर आएगा अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, कम हो रहा होगा। फिर अगर अकाउंट रिसीवेबल हमें पैसे दे दे, एंट्री पास करते हैं कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, पैसे दे दे या बैंक में ट्रांसफर कर दे। डिस्काउंट अलाउड से भी हमारे अकाउंट रिसीवेबल कम होते हैं। सेल्स रिटर्न से भी हमारे अकाउंट रिसीवेबल कम होते हैं। बैड डेट से भी हमारे अकाउंट रिसीवेबल, क्योंकि एंट्री क्या होती है बैड डेट्स की? बैड डेट्स टू अकाउंट रिसीवेबल। काउंटरा सेटलमेंट से भी हमारे अकाउंट रिसीवेबल। क्या इन सब के बारे में आपको पता है? जो लिखा हुआ है उसका मतलब भी पता हो, एंट्री भी पता हो, तब आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हो। सिर्फ लिख के याद नहीं कर लेते इसको। फिर उसके बाद यहां पर एक बैंक आता है और इसे बोलते हैं चेक डिसऑनर। पता है चेक डिसऑनर? हमने अपने कस्टमर से चेक लिया था,
हमने एंट्री पास कर दी थी बैंक डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। जब वो चेक बैंक में गया तो डिसऑनर हो गया, पैसे नहीं थे, सिग्नेचर नहीं मैच किए, कुछ भी, चेक तो वापस हो गया। तो हम एंट्री भी फिर वापस कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, अकाउंट रिसीवेबल वापस डेबिट कर देंगे और बैंक को। तो ये दो अकाउंट्स में जा रहा है, अकाउंट रिसीवेबल की डेबिट साइड पर और कैश बुक की क्रेडिट साइड। ठीक होगी बात। अब क्लोज कर देंगे बड़ी साइड का टोटल पहले और दोनों साइड का बराबर करने के लिए कैरी डाउन। अब इसके अंदर पेपर में आपसे या आने वाली जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें क्या होंगी, सबसे ज्यादा ये दो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी। आने वाली जिंदगी में आप लोगों ने कभी कभी सेल फाइंड करनी पड़ती है, तो आप अकाउंट रिसीवेबल का लेजर बनाओगे, दोनों साइड में जो जो गिवर होगा पुट करोगे, जो अमाउंट मिसिंग होगी वो फाइंड हो जाएगा, वो डिफरेंस आ जाएगा दोनों साइड। डेबिट साइड पर डिफरेंस आएगा तो वो क्रेडिट सेल्स होगी, और क्रेडिट साइड पर डिफरेंस आएगा तो कैश फ्रॉम कस्टमर होगा। पेपर में सवाल आ जाता है, बताओ कस्टमर से कैश कितना आया था, तो ये लेजर बनाएंगे, जो जो इंफॉर्मेशन आपको गिवन है पुट कर देंगे, जो डिफरेंस आएगा जो उसने पूछा होगा वो अमाउंट होगी। और पेपर में ये दो ही पूछता है, या तीसरे नंबर पर इंपॉर्टेंट होता है कैरी डाउन। कहता है बताओ मेरे इस साल कितने अकाउंट रिसीवेबल अभी मौजूद हैं। अगली बात, अब इसकी सबकी एंट्रीज जो पास करोगे नॉर्मल एंट्रीज हैं जी। सेल की एंट्री अकाउंट रिसीवेबल टू सेल, चेक डिसऑनर की एंट्री अकाउंट रिसीवेबल टू बैंक, बैंक टू अकाउंट रिसीवेबल, discount allowed to account receivable, sale return to account receivable, bad debts to account receivable, account paid payable to account receivable, done। अब बताएगा, सब कुछ बताएगा, जो नहीं बताएगा फिर वो होगा ही नहीं। नेक्स्ट अगली बात आ जाती है हमारे पास बैड डेट्स की। दो बैड डेट्स की एंट्री हमने पास कर ली थी, बैड डेट्स डेबिट, बैड डेट्स डेबिट अकाउंट रिसीवेबल, फिर रिकवरी ऑफ बैड डेट्स की दो एंट्रीज पास कर ली थी आप लोगों ने, रिकवरी ऑफ दोनों में एंड नहीं या है। वो कहता है रिकवरी ऑफ बैड डेट्स को अदर इनकम में भी लिख सकते हो और लेस फ्रॉम बैड डेट्स एक्सपेंस, और बेस्ट ये होता है लेस फ्रॉम बैड डेट्स एक्सपेंस। अदर इनकम में एंट्री पास करेंगे तो कैश डेबिट, अच्छा ये अकाउंट रिसीवेबल के लेजर में किस साइड पर जाएगा, डेबिट साइड पर या क्रेडिट साइड पर? ये किसी भी साइड पर नहीं जाएगा, अकाउंट रिसीवेबल है ही नहीं। अकाउंट रिसीवेबल में जाने के लिए एंट्री के अंदर अकाउंट रिसीवेबल नजर आना चाहिए, और दूसरा होगा कैश टू बैड डेट्स, डन। नेक्स्ट इंक्रीज इन अलाउंस, डिक्रीज इन अलाउंस। अगर तो इंक्रीज आ रहा है, इंक्रीज इन अलाउंस फॉर बैड डेट्स, उसकी एंट्री हम पास करेंगे बैड डेट्स डेबिट अलाउंस फॉर बैड डेट्स। अच्छा मैं बैड डेट्स लिखता हूं, आई क्या बैड एंड डाउटफुल डेट लिखता है जी। तो आप अब जहां जहां मैं बैड डेट्स लिखूंगा ना, समझो इसका मतलब है बैड एंड डाउटफुल डेट, बैड एंड तो एक वर्ड वो पूरा लिखता है बैड एंड डाउटफुल डेट, मैं लिख रहा हूं बैड डेट्स, ठीक है। तो क्योंकि वो ज्यादा लिखता है वो टाइम लग जाता है। डिक्रीज इन अलाउंस फॉर, तो एंट्री पास होगी अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट, बैड डेट्स। एंट्रीज हमारी यही हैं पूरे इस चैप्टर के अंदर, एंट्रीज खत्म हो गई।
अब हम इसके क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर इसके सारे सवाल है। एक एज एनालिसिस का कॉन्सेप्ट है, बच्चों वाला काम है। अब सिर्फ क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट फिर कल ये चैप्टर खत्म करेंगे, और अगर टाइम बचा तो कल ही इसके ऊपर वो जो थ्योरेटिकल थ्योरी रहती है थोड़ी सी वो कर लेंगे, वरना फिर परसों इसका छोटा सा पढ़ के तो परसों नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। अब एक छोटी सी बात, आपके अकाउंट रिसीवेबल हैं 5 लाख, अकाउंट रिसीवेबल है 5 लाख। वो कहता है कि डाउट कितना है, उसे क्या बोलेंगे, अलाउंस फॉर, वो कहता है जी 5%। तो क्या करेंगे, अलाउंस फॉर बैड डेट्स कैसे फाइंड करेंगे, 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 5%, कितना आ गया 25। केस नंबर 2, दूसरा केस, वो कहेगा अकाउंट रिसीवेबल आपके पास है 6 लाख, इंक्लूड रिसीवेबल मिस्टर जी ₹200,000 who faces financial crisis and only 60% debts will be recovered. Normal allowance for bad debts is 5%. ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि आपके पास वो कहेगा कि 6 लाख के मेरे रिसीवेबल हैं, उसके अंदर 2 लाख मिस्टर जी है जिसको माली मुश्किलात का सामना है, और हमें लगता है कि सिर्फ 60% उस बंदे से रिकवर हो पाएगा, और बाकी नॉर्मल जो अलाउंस आप कितना रखते हो 5%। ये कॉन्सेप्ट है जनरल अलाउंस और स्पेसिफिक अलाउंस का। लफ्ज अलाउंस और प्रोविजन दोनों इस्तेमाल होते हैं, जनरल अलाउंस या जनरल प्रोविजन, अलाउंस या प्रोविजन। अब क्वेश्चन लिख लिया, अब कॉन्सेप्ट सीखें। अगर तो वो खुद कुछ लोगों को अलग से बता दे और उनकी प्रोविजन भी बता दे तो उसे बोलेंगे स्पेसिफिक अलाउंस, स्पेसिफिक प्रोविजन, कि ये लोग स्पेसिफिक हैं, इनकी अलग प्रोविजन है। और जिनके बारे में नहीं बताएगा रिमेनिंग, उनके ऊपर कौन सी प्रोविजन अप्लाई होगी, जनरल। अब 6 लाख में से 2 लाख के ऊपर कितने फीसद अप्लाई होगा, 40%। कितना अप्लाई होगा, 4। तो ये भी ध्यान रखा करो, कभी वो प्रोविजन दे देता है, कभी वो रिकवरी दे देता है। तो रिकवरी हमारा अलाउंस तो नहीं होता ना, रिकवरी के चांसेस मतलब प्रोविजन के चांसेस 40% है। प्रोविजन या अलाउंस डाउट को कहते हैं। आपको 6 लाख रुपए रिसीवेबल है और आप उसमें एक जनरल बात है, 2 लाख रुपए मिस्टर जी का शामिल है जो बंदे को फाइनेंशियल क्राइसिस है, और हमें लगता है कि वो बंदा बस 61% दे सकता है, बाकी पैसे नहीं दे सकता। तो इसके ऊपर भी 5% डाउट करेंगे, फिर क्या, या इसके ऊपर डाउट कितना रखेंगे, 40%, क्योंकि 60% तो वो दे सकता है, ये विल बी रिकवर्ड। 60% वो पैसे दे सकता है। तो जब वो अलग से प्रोविजन लोगों की बता दी जाए तो उस पर अलग से अलाउंस लेंगे और बाकियों के ऊपर जनरल अलाउंस लेंगे। तो जिसकी प्रोविजन सेपरेटली बताई जाए उसे बोलते हैं स्पेसिफिक अलाउंस, स्पेसिफिक प्रोविजन। और एक और इंटरेस्टिंग बात, स्पेसिफिक प्रोविजन अगर बताई हो तो वो परसेंटेज लेंगे, ना बताई हो तो 100% लेंगे। अगर फाइनेंशियल क्राइसिस या स्पेसिफिक अलाउंस बताया हो तो वो परसेंटेज लेंगे, अगर अलाउंस ना बताया हो तो 100% फिर उनको अलाउ, फिर सारे ही डाउटफुल कर देंगे, डाउटफुल।
सारा ही। अब ये बात याद, पहले 3 बातें सुने। पहली बात, अगर वो स्पेसिफिक अलाउंस बताएगा उसको सेपरेट, बाकियों को सेपरेट। दूसरी बात, अलाउंस बताया होगा तो वही लेंगे स्पेसिफिक, और नहीं बताया होगा तो फिर 100%। अब आप अपना सवाल बताएं, पहले मैं इसकी कैलकुलेशन सिखा दूं। अब क्या करेंगे, 2 लाख के ऊपर कितना अलाउंस लोगे, 40%, मल्टीप्लाइड बाय 40%, 80,000। इसे आप कह सकते हो स्पेसिफिक अलाउंस। फिर है जनरल अलाउंस। जनरल अलाउंस 6 लाख के ऊपर 5% लेंगे या 4 लाख के ऊपर, 4 लाख के, मल्टीप्लाइड बाय 5%, कितना, 20,000। तो इस सबको फिर इकट्ठा कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा अलाउंस फॉर बैडर्स। अब एक बात और इंटरेस्टिंग, किसी ने पता नहीं नोट किया या नहीं की। अच्छा, 40% के ऊपर मैंने अलाउंस क्रिएट कर दिया, 60% पर जनरल अलाउंस क्यों नहीं लिया? रिकवर्ड नहीं, रिकवरेबल है, विल बी रिकवर्ड, दे सकता है, दिए तो वो भी नहीं ना। 5% इसलिए नहीं करते, गुड डेटर्स में थर्ड पे जाए, गुड डेटर के अंदर थर्ड कंडीशन पे जाए। स्पेसिफिक अलाउंस, उसमें लिखा हुआ था रिमेनिंग डेटर्स आफ्टर स्पेसिफिक, जिसके ऊपर स्पेसिफिक अलाउंस लगा देंगे, जो बाकी होगा फिर उसके ऊपर अलाउंस, वो गुड डेटर्स माने जाते हैं। फिर 60% के ऊपर दोबारा 5% अप्लाई नहीं करेंगे। अब एक और सवाल, अकाउंट रिसीवेबल है 8 लाख, इंक्लूड मिस्टर ए ₹100,000, allowance is 70%, Mr. B ₹200,000, allowance is 25%, Mr. C ₹50,000, fully provided, remaining balance allowance is 5%। हाँ जी, 8 लाख हमारे थे रिसीवेबल, मिस्टर ए का पता चला कि उसको प्रॉब्लम चल रहे हैं तो 70% अलाउंस है। ये अलाउंस है या रिकवरी है? अलाउंस है। मिस्टर बी को भी मामला खराब चल रहे हैं, 2 लाख रुपए उससे लेना है, उसका 25% अलाउंस है, चांसेस है कि 25% पैसे नहीं मिलेंगे। मिस्टर सी भाई साहब हैं, फुली प्रोवाइडेड का क्या मतलब है, 100% डाउट है, और बाकी जो बैलेंस है उनके ऊपर 5%, वो जनरल नॉर्मल जो हम क्रिएट। फुली प्रोवाइड का मतलब है कि 100% डाउट है, सॉरी, फुली प्रोवाइडेड लफ्ज बोलते हैं कि इसको पूरे का पूरा अलाउंस क्रिएट करना, ये अकाउंटिंग के अंदर वर्डिंग इस्तेमाल होती है। अब हमने लेना है इसका अलाउंस फॉर बैड डेट्स फाइंड करना है, कैसे फाइंड करें? 1 लाख का कितना लोगे? 70%, 1 लाख का 70%, 70,000। 2 लाख का कितना लोगे? 50,000 का कितना लोगे? 100%। 100%। और कुछ करोगे या बात खत्म? अभी किसका क्या करोगे? जनरल कितने बच गए? 8 लाख में से 3.5 लाख माइनस कर, 4.5 लाख, और उसका कितना लोगे? 5%। कितना आ गया? 22,500। अब इसको कर लेंगे प्लस, ये मेरे पास आ जाएगा अलाउंस फॉर बैडर्स, इसको प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा अलाउंस फॉर बैडर्स। कितना?
192.5. 192। तो अब अलाउंस फाइंड हो सकता है आपसे, Yes. वो खुद बताएगा या तो जनरल बताएगा, फिर तो सीधा सीधा हो जाएगा ना, और अगर स्पेसिफिक बताएगा तो हम स्पेसिफिक इस तरह से अलग अलग करके फाइंड कर लेंगे। सर ये तो आपने लास्ट वाला निकाला ही 5 लाख रुपए किस तरह आपके पास टोटल कितने अकाउंट रिसीवेबल हैं? आपके 1, 2 और 50 के ऊपर आप लोग डिफरेंट परसेंटेज लगा चुके हैं। बाकी कितने बच गए 8 में से? 4.5. 8 में से ये माइनस कर दें, 1 भी 2 भी, और क्योंकि इन पर तो अलाउंस क्रिएट कर चुके हैं ना, तो बाकी कितने बच गए? 4.5 लाख। Yes. 8 लाख में से जो जिनके ऊपर अलाउंस कर चुके हैं वो माइनस कर दिया, बाकी बच गया 4.5 लाख, और उसके ऊपर कितना अप्लाई कर देना है? 5. 5%। चलो जी, अब हम मैदान में उतरने लगे हैं। अभी तो ऐसे ही जनरल अंडरस्टैंडिंग दी है। पेपर में आपको सवाल आएगा कि बैड डेट्स एक्सपेंस में कितना लिखोगे और अकाउंट रिसीवेबल की कौन सी अमाउंट SOFP में जाएगी, ये पेपर में सवाल आएगा। SOPL के अंदर मतलब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस के अंदर या कंप्रीहेंसिव इनकम के अंदर एक्सपेंस कितनी अमाउंट के लिखोगे, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में अकाउंट रिसीवेबल भी कौन सी वैल्यू जाएगी। तो इन दोनों की हम बनाएंगे इक्वेशन। इक्वेशन भी बन सकती है, लेजर्स भी हैं, आप जो दिल करता है वो कर लो। मैं लेजर एंड में बताऊंगा, फिर आपने कुछ ही करना नहीं है, इसलिए हम इक्वेशन की प्रैक्टिस अच्छी वाली कर लेते हैं। SOPL की इक्वेशन बनाते हैं। पहले आपके पास जो बैड डेट्स SOPL में नाम कौन सा इस्तेमाल होगा जो अमाउंट जाएगी बैड डेट्स का? मतलब SOPL में किस नाम से एक्सपेंस लिखोगे? बैड डेट्स के नाम से। आपने लिखने हैं बैड डेट्स प्लस कैरी डाउन माइनस ब्रॉड डाउन। ये जो प्लस कैरी डाउन माइनस ब्रॉड डाउन है, भला क्या चीज है? ये डिफरेंस चेंज है अलाउंस फॉर बैड डेट्स का। कैरी डाउन क्लोजिंग करंट ईयर का, ब्रॉड डाउन ओपनिंग प्रीवियस ईयर का, माइनस रिकवरी ऑफ बैड डेट्स को लिख देते हैं R। बैड डेट्स प्लस कैरी डाउन माइनस ब्रॉड डाउन माइनस रिकवरी। अगर आंसर आ गया ना पॉजिटिव तो समझो ये एक्सपेंस है, क्योंकि एक्सपेंस की वर्किंग कर रहे हैं ना, बैड डेट्स हमारा एक्सपेंस है। और अगर नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब है अदर इनकम। पॉजिटिव आंसर आ जाए तो एक्सपेंस, नेगेटिव आंसर आ जाए तो इनकम। क्योंकि आप खुद बताएं ये जो बैड डेट्स हैं ये हमारे एक्सपेंस हैं, ये इनकम है। तो एक्सपेंस अगर आएगा तो एक्सपेंस होगा, और अगर एक्सपेंस नेगेटिव हो गया तो उसके बाद आप लिखोगे अकाउंट रिसीवेबल। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर जो हम अकाउंट रिसीवेबल के नाम से लिखेंगे वो कौन सी अमाउंट लिखेंगे? सबसे पहले आप लिखोगे अकाउंट रिसीवेबल जो आपके पास पहले से मौजूद है, माइनस करेंगे एडिशनल बैड डेट्स। ABD का मतलब क्या होगा? एडिशनल बैड डेट्स। ये क्या होते हैं ये क्वेश्चन पढ़ के मैं आपको ज्यादा अच्छा समझाऊंगा। माइनस कैरी डाउन। ये कैरी डाउन कौन से वाला है वाला? वो जो हम फाइंड करते हैं, जो हम फाइंड अभी नहीं कर रहे थे 1-2 सवाल पहले, ये कैरी डाउन ही है। इसका जो आंसर आएगा ये जाएगा अकाउंट रिसीवेबल। ये जो आपको इक्वेशन लिखी है ना, इनमें से वो कोई सवाल पूछता है आपसे। ये 2 इक्वेशन है, पूरा चैप्टर है, जनरल एंट्रीज और ये 2 इक्वेशन। अब हम डायरेक्ट जाने लगे क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चन निकालें जरा।
हाँ जी, पेज नंबर है आपका 187। Yes. अच्छा, जाहिर सी बात है, शुरू वाले सवाल होंगे तो टाइम टेकिंग होंगे। 10 क्वेश्चन हम मिलके करेंगे, फिर अगले 40 क्वेश्चन आप खुद करो, ठीक है? वो फिर आसान हो जाएंगे ना, शुरू में आपको मसला है। अच्छा चले, थोड़ा सा आप लोगों को देख के एक्सपेंड कर देते हैं। 25 क्वेश्चन तक आप लोगों को समझ ना भी लगे तो परेशानी नहीं ले, कोशिश करनी है। हाँ, 25 क्वेश्चन तक भी समझ नहीं लगती ना तो फिर कोई और मसला है। 25 क्वेश्चन तक इशू नहीं है, क्योंकि अभी अब स्टार्ट करने लगे। वैसे तो इंशाल्लाह 10-15 सवालों के बाद आपके सवाल हल होना शुरू हो जाए। चले जी, ये थोड़ा सा पर्दा हटा दो। आप अपनी बुक निकाले ना, Yes. आपके पास सामने है ना क्वेश्चन। पेज नंबर 87 निकालें। 187, पेज नंबर 187 मिल गया। Yes. पहला सवाल, सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है दोनों इक्वेशन में से कौन सी इक्वेशन हमने बनानी है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ अलाउंस फॉर बैड डेट्स अकाउंट इज 1000। भैया उनको कहो कि कैसी चला, आप जाओ उन्हें को कैसी चला। चलिए क्वेश्चन देखिएगा। चलो, ओपनिंग बैलेंस ऑफ अलाउंस फॉर बैड डेट्स। ओपनिंग बैलेंस समझो ये हमारे पास ब्रॉड हो is rupees 1000, where the closing balance of receivable account is 100,000। अब दोनों ब्रॉड ऑन हम ओपनिंग बैलेंस को कहते हैं। ये जो ओपनिंग बैलेंस ऑफ अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट या अलाउंस फॉर बैड डेट्स, इसका मतलब है जिसको हम ब्रॉड ऑन कह रहे हैं, वो 1000 है। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिसीवेबल अकाउंट, ये किसका बैलेंस गिवन है? अकाउंट रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस। कैरिड ऑन नहीं है, वो जो हमने कैरिड ऑन लिखा हुआ है ना, वो अलाउंस का कैरिड ऑन है। ये जो हमने कैरिड ऑन, दोबारा इक्वेशन में लिख देता हूं, एसओपीएल की इक्वेशन, बैड डेट्स प्लस कैरिड ऑन माइनस रिकवरी। ये जो क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंस है ये अलाउंस का है। हाँ, ये अलाउंस का बैलेंस है, अलाउंस फॉर बैड डेट्स का। ठीक होगी बात? वैसे कैरिड ऑन हर बैलेंस के हो सकते हैं, ये अलाउंस के हैं। अब आगे सवाल पढ़ो। What amount allowance for doubtful debt should be charged to statement of comprehensive income? कहता है कितनी अमाउंट स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम में चार्ज करेंगे यूजिंग द 5% अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स फॉर द करंट अकाउंटिंग पीरियड। ब्रॉड ऑन हमें बताया हुआ है, और अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस 1 लाख बता दिया। कहते हैं 5% हमारा अलाउंस होता है, मल्टीप्लाइड बाय 5%, कितना आ गया? अब आपने मुझे बताना है कि मैंने क्लोजिंग बैलेंस का अलाउंस लिया तो जो कैरिड ऑन फाइंड होगा मेरे पास अलाउंस का, ये
कैरिड ऑन फाइंड हुआ है या ब्रॉड ऑन फाइंड हुआ है? क्लोजिंग डेटर्स पर अप्लाई करूंगा तो क्लोजिंग बैलेंस फाइंड होगा, ओपनिंग पर अप्लाई करूंगा तो ओपनिंग अप्लाई फाइंड होगा। दोबारा सुने, ये 1000 क्या चीज है? किसका? ब्रॉड ऑन, अकाउंट रिसीवेबल का या अलाउंस का? अलाउंस। ये 1 लाख क्या है? अकाउंट रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस। अब बात सुनिए, रिसीवेबल के ओपनिंग बैलेंस पर परसेंटेज लोगे तो ओपनिंग अलाउंस आया करेगा, क्लोजिंग बैलेंस पर लोगे तो क्लोजिंग बैलेंस आएगा। मेरे पास रिसीवेबल बातें ना, अकाउंट रिसीवेबल ओपनिंग भी हो सकता है, उसे ब्रॉड ऑन कहूंगा, और अकाउंट रिसीवेबल मेरा अगर ओपनिंग के ऊपर मैं परसेंटेज लगाऊंगा तो मेरे पास अलाउंस फॉर बैड डेट्स का ओपनिंग बैलेंस आएगा, और अगर मैं कैरिड ऑन के ऊपर अलाउंस की परसेंटेज लगाऊंगा तो मेरे पास अलाउंस फॉर बैड डेट्स का क्लोजिंग बैलेंस आएगा। मुझे ओपनिंग अलाउंस गिवन है, मुझे क्लोजिंग अलाउंस चाहिए। उसने क्लोजिंग अलाउंस नहीं दिया बल्कि क्लोजिंग डेटर्स दे दिए और 5% अलाउंस दे दिया, तो क्या करूंगा? 1 लाख का 5% ले लूंगा, मेरे पास क्या आएगा? ओपनिंग अलाउंस या क्लोजिंग अलाउंस? क्यों? क्योंकि मैंने किसके ऊपर परसेंटेज ली हुई है? क्लोजिंग बैलेंस। अब आपने 4 चीजें हर सवाल से ढूंढनी है, अलाउंस का ब्रॉड ऑन, अलाउंस का कैरिड ऑन, बैड डेट्स, रिकवरी ऑफ बैड डेट्स, बस। आज 4 में से गिवन होगी तो वो ले लेंगे, जो चीज नहीं गिवन होगी उसको 0 कंसीडर करेंगे, जो गिवन होगा ओके, जो नहीं गिवन होगा 0 कंसीडर करेंगे। आओ जरा आप क्वेश्चन पर वापस चलते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास 1 लाख ब्रॉड ऑन आ गया, सॉरी 1000, 1 लाख का मैंने लिया 5%, तो क्या आया मेरे पास? आपने कहा जी ब्रॉड ऑन मेरे पास है 1000, कैरिड ऑन मेरे पास आ गया 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 5%, कितनी अमाउंट आ गई? 5। कितनी अमाउंट आ गई? अच्छा वैसे नॉर्मल बताओ, अलाउंस कम हुआ ज्यादा? ब्रॉड ऑन था 1000। अगर आपसे वो इस सवाल के अंदर जर्नल एंट्री पूछता तो पता क्या जवाब होता? बैड डेट्स डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट 4000 से। तेरी अब आंख खुली है? समझ क्या के तब लगती है जब बंदा एफर्ट करता है, ये बात याद रखें। और यहां पर बैठ के आपके चेहरों से एफर्ट मुझे पता चल रही होती है, इसलिए अगर सीए करना है तो एफर्ट शुरू कर दो, वरना छोड़ के खेती बाड़ी करो, ताकि आने वाले दिनों में कुछ तो कर जाओ। वरना वैसे ही आप लोगों ने जाकर सीए को बदनाम करना है। भला क्यों? आपके आने वाली 10 नस्लें कहेंगी कि ये बड़ा अच्छा भला था, पढ़ने गया था, सीए करने गया था, हो नहीं सका इससे, तो आपसे भी नहीं होगा। उन्हें ये तो नहीं पता कि आपने कोशिश नहीं की। अगर आप ये कहोगे ना नहीं सर ऐसी बात नहीं है, तो मैं आपसे पिछले साल अभी जो मैंने पढ़ाया आपसे पूछूंगा, आपको नहीं पता होगा। वजह क्या होती है? अब सुनिए, मैं आपको पहले भी कहता होता था, अब भी, कि अगर सीए करना है तो जान मार दो, सीए हो जाएगा, वरना इसको छोड़ दो, क्योंकि और भी बहुत डिग्रीज है। लेकिन अगर करना है ना तो फिर अपनी जान, अपनी तरफ से कोशिश करो। और ये आपके नहीं, हर बंदे को थोड़ा सा मेंटली तौर पर बंदा इधर उधर हो जाता है। थोड़ा सा हो जाना कोई मसला नहीं, पूरी क्लास इधर उधर हो जाना फिर मसला। चलिए दोबारा बताने लगा हूं। आपके पास पुराना अलाउंस कितना था? 1000। नया अलाउंस खुद फाइंड किया, कितना आ गया? 5000। आपका अलाउंस कम हुआ ज्यादा? ज्यादा, क्योंकि 1000 से 5000 हो गया। तो अगर आपसे कोई इसकी जर्नल एंट्री पूछे तो बैड डेट्स डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स कितनी अमाउंट से भला? जितने से इंक्रीज या डन। ये एंट्री हमने पढ़ी हुई है, इंक्रीज इन अलाउंस फॉर बैड डेट्स की। अब अगली बात, ये सवाल के अंदर नहीं उसने पूछा, उसने सवाल पूछा है एक्सपेंस में कितनी अमाउंट जाएगी।
एक्सपेंस के लिए आप लोगों ने हमेशा ये इक्वेशन लिख लेनी है, और इक्वेशन क्या है, अभी लिखा करो, बाद में लिखना भी नहीं, फिर डायरेक्ट अच्छा जी मैंने बैड डेट्स लिखने हैं, नहीं है, मैंने प्लस कैरी डाउन करना है, माइनस ब्रॉड डाउन करना है, और माइनस Recovery. अभी आपको लिखकर याद करवाना है, बाद में जब जिंदगी में आगे बढ़ोगे लिखना भी नहीं, डायरेक्ट लिखना है। क्या क्वेश्चन के अंदर बैड डेट्स हैं? नहीं है, छोड़ दो। क्या कैरी डाउन है? Yes. बिल्कुल है, 5000। 5,000। क्या ब्रॉड डाउन है? Yes. ये जो कैरी डाउन और ब्रॉड डाउन का डिफरेंस है, इसे बोलते हैं इंक्रीज या डिक्रीज। कैरी डाउन और ब्रॉड डाउन का जो डिफरेंस है, इसे क्या बोलते हैं? इंक्रीज या डिक्रीज। माइनस रिकवरी है No. क्वेश्चन के अंदर, रिकवरी और बैड, आपका आंसर आ गया, और ये चला जाएगा एक्सपेंस में। ठीक होगी बात? अब आगे भी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पेपर में सिर्फ उसने यही पूछा है। हाँ, जनरल एंट्री तो इसकी बनती यही है ना, बन यही रही थी, लेकिन ये जो 4000 निकला है ना, ये जरूरी नहीं कि 4000 निकले, कुछ और भी निकल सकता है जी। जनरल और वो सेम होंगे। इन दोनों का डिफरेंस सेम होगा, अब आंसर सेम नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो बैड डेट्स, अगर बैड डेट्स होता, रिकवरी भी होता, तो चेंज हो जाता। आगे बढ़ो। अगर वो आपसे पूछे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अकाउंट रिसीवेबल की कौन सी अमाउंट जाएगी, बताओ अकाउंट रिसीवेबल का फार्मूला क्या लिखा है आपने? अकाउंट रिसीवेबल माइनस एडिशनल बैड डेट्स माइनस, बताओ अकाउंट रिसीवेबल कितने थे अभी, ये वाला Yes. माइनस क्या एडिशनल बैड डेट्स हैं? नहीं. छोड़ दो, माइनस कैरी डाउन, कैरी डाउन कितना है? गुड, 5000। यहां कैरी डाउन लिखना है, डिफरेंस नहीं लिखना। तो कितनी अमाउंट आ जाएगी आपके स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में? अकाउंट रिसीवेबल के नाम से 95,000, 1 लाख माइनस 5000। और अगर आपसे कोई पूछे एक्सपेंस में कितनी अमाउंट जाएगी, तो उसमें आप लिखेंगे 4000। अब कहेंगे सर चेंज तो 4000 का है, वहां 5000 क्यों माइनस करें? क्योंकि 1000 पहले भी था, 1000 पहले था, 4000 आपने बढ़ाया, तो टोटल कितना हो गया? 5000। तो अब आपका अलाउंस 5000 चल रहा है। 1000 पहले था, 1000 का आपने इंक्रीज किया, तो अलाउंस कितना हो गया टोटल? 5000। इसलिए हम डायरेक्ट कैरी डाउन लिख दो, या ब्रॉड डाउन में इंक्रीज डिक्रीज एडजस्ट करके लिख दो, बात एक ही होती है। अलाउंस और बैड डेट्स का अलाउंस, यहां पर जो फार्मूले में ब्रॉड डाउन कैरी डाउन इस्तेमाल हो रहा है ना, वो अलाउंस का है। Allowance है, दोनों में. दोनों में, यहां पर जो फार्मूले में इस्तेमाल हो रहा है ना, वो अलाउंस का ब्रॉड डाउन कैरी डाउन, और किसी का नहीं। ये हमारा पेपर में ये सारा नहीं था, ये आपको समझाने के लिए एंट्री पास करेंगे तो क्या होगी, सिर्फ वो ये आंसर था, बस ये एक ही क्वेश्चन इतनी थी बस। अब अगले सवाल पे चलते हैं। अब दूसरे सवाल को तसल्ली से पढ़ना है हमने। दिसंबर 2018 एंटिटी रिसीवेबल टोटल 6 लाख and allowance for bad debts rupees 60,000 had been brought down from the last year. ये brought down किया. Allowance. 6 लाख रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस है, और 60,000 अलाउंस फॉर बैड डेट्स का ओपनिंग बैलेंस है। क्या ये बात समझ लगी? हमारा ताल्लुक सिर्फ 4 चीजों से होता है, ब्रॉड डाउन, कैरी डाउन, बैड डेट्स और रिकवरी। अच्छा, 5वीं चीज भी ऐड कर लेते हैं, अकाउंट रिसीवेबल। अब लिखते जाते हैं, ये है मेरे पास अकाउंट Receivable. और है भी क्लोजिंग। Yes. ये जो 60,000 है ये है। अच्छा, जो ब्रॉड डाउन की बात हम करेंगे ना, वो अलाउंस वाला है Allowance. बस। वैसे तो ब्रॉड डाउन सबके होते हैं, Yes. लेकिन इस चैप्टर के अंदर हम ब्रॉड डाउन कैरी डाउन की बात करेंगे, तो वो अलाउंस का ब्रॉड डाउन कैरी डाउन। It was decided to write off debt rupees 25,000 Bad debts. bad debts and adjust allowance 10%। ये वो परसेंटेज अप्लाई करेंगे। कहते हैं इट वाज डिसाइडेड टू राइट ऑफ डेट रुपीज 25,000। ये फैसला किया कि 25,000 राइट ऑफ कर दे, मतलब बैड डेट्स कर दे। कहता है बताओ एट व्हाट अमाउंट
receivable are shown in the statement of financial position। कहता बताओ कौन सी अमाउंट रिसीवेबल की जाएगी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल। पहले मैं आपको रिक्वायरमेंट सिखाता हूं, फिर सिखाऊंगा बाकी चीजें। बताओ, आपके पास तो इक्वेशन ही दो हैं। Yes. अजान सुन ले फिर आगे चलते हैं। जी अच्छा, जो सवाल पूछा ना वो ये ही है। आप इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, बट एक बहुत ज्यादा ध्यान से बताओ, अकाउंट रिसीवेबल आपके क्वेश्चन के अंदर कितना है? 6 लाख। 6 लाख माइनस बैड डेट्स कितने हैं? अच्छा, इसके साथ मैंने बैड डेट्स क्यों नहीं लिखा, एडिशनल बैड डेट्स क्यों लिखा? ये इंपॉर्टेंट बात है। ये क्वेश्चन जो मैंने लिखा है ना, ये देखें एबीडी लिखा है। Yes. एबीडी मतलब एडिशनल बैड डेट्स। मैं बीडी बैड डेट्स भी तो लिख सकता था। Yes. देखिए, कुछ बैड डेट्स होते हैं वो हम राइट ऑफ कर चुके होते हैं, कुछ अभी करने होते हैं। तो ये वो है जो अभी करने हैं, और ये अंग्रेजी पढ़ के, और एक ट्रिक है आगे जाकर देखेंगे, दोनों को एंड पे मैं बता दूंगा कि किस तरह से हमने देखना है, बट अभी सिर्फ अंग्रेजी पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है आपने मुझे बताना है कि ये एडिशनल है या हो चुकी हैं। इट वॉज डिसाइडेड टू राइट ऑफ, करने हैं। अभी करने हैं, क्योंकि अभी फैसला किया है कि इसको राइट ऑफ करना है। और एक और ट्रिक भी बताता हूं, अगर आपको बैड डेट्स पहले बताए हूं, अकाउंट रिसीवेबल बाद में बताए, तो वो हो चुके हैं फिर बैड डेट्स, फिर वो एडिशनल नहीं है। पहले बैड डेट्स बता दिए जाए तो बैड डेट्स हो चुके हैं, और अगर बैड डेट्स बाद में बताए अकाउंट रिसीवेबल की अमाउंट लिखने के बाद, इसका मतलब है अभी इनको राइट ऑफ करना है। ये एडिशनल, ये कौन से हैं? एडिशनल। तो ये पहले रिसीवेबल ऊपर बता दिया, फिर उसने आपको बैड डेट्स बताए। तो माइनस 25,000। अलाउंस कितना है? 10%। अच्छा बताओ, 6 लाख के ऊपर 10% लेंगे या 25,000 माइनस करके? 25,000 माइनस करके, क्योंकि जो बैड डेट्स हैं वो जो कंफर्म है कि बैड है, उस पर डाउट किस बात का? Yes. तो एडिशनल बैड डेट्स माइनस करने के बाद 10% लो, और ये फाइनल बात होगी, हमेशा एडिशनल बैड डेट्स माइनस करने के बाद अलाउंस लेते हैं। 6 लाख माइनस 25,000, जो आंसर आएगा उसका 10%। कितना? 57,500। 6 लाख में से 25,000 माइनस कर दो, 5,75,000। 5,75,000, और उसका ले लिया 10%, 57,500। 57। जो इसका आंसर आएगा वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाएगा, किस नाम से? अकाउंट रिसीवेबल। अमाउंट बता दें, 5175। ये तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी, हमने तो सब कुछ करना है। एसओपीएल की बनाते हैं इक्वेशन इसकी,
अब जो रेड कलर में है वो हमारा सोल्यूशन नहीं था, ये अपने अपने लिए कर रहे हैं। एसओपीएल पूछ लेता तो क्या जवाब होना था? इक्वेशन बताओ। बैड डेट्स प्लस कैरिड ऑन माइनस ब्रॉड ऑन माइनस रिकवरी ऑफ, ये रिकवरी ऑफ बैड डेट्स अदर इनकम में लिखा हुआ है या लेस फ्रॉम एक्सपेंस है? ये रिकवरी के दो ऑप्शन है ना, रिकवरी के दो ऑप्शन है, या तो अदर इनकम में लिखो या बैड डेट एक्सपेंस में से माइनस कर दो। ये कौन सी ऑप्शन है? वो जालिम क्या करेगा, हम ये याद करके जाएंगे, वो कहेगा कि हमने रिकवरी को अदर इनकम में लिखना है, तो फिर यहाँ नहीं माइनस करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे फिर उसका। ये तो लेस फ्रॉम बैड डेट्स एक्सपेंस हो रहा है। चले बैड डेट्स हैं कोई आपके पास क्वेश्चन के अंदर? ये 25,000 क्या है? ये आप भी करने तो बैड डेट्स तो है ना, इसी साल के बैड डेट्स हैं ना, करने हैं या कर दिए हैं, बैड डेट्स तो हैं। बैड डेट्स जो भी होंगे यहां लिख देंगे। प्लस कैरिड ऑन कितना है? कैरिड ऑन कितना है? 57 माइनस ब्रॉड ऑन कितना है? 60। रिकवरी है या नहीं? जो आंसर आएगा वो एक्सपेंस में चला जाएगा। 25,000 प्लस 57 500 प्लस 60,000 कितना? कितना आ रहा है? 22500 22500 नहीं बताने जी। देखें वो ये तो फाइंड कर लिया है। अब दोबारा सुने, वापस आए, जो हमने इस सवाल के अंदर सीखा, ये अकाउंट रिसीवेबल हमेशा क्लोजिंग ले रहे हैं हम। अगर एडिशनल बैड डेट्स, ये अंग्रेजी पढ़ के पता चल जाएगा आपको कि हो चुके हैं या करने हैं। हिंट क्या है? रिसीवेबल से पहले गिवन है तो हो चुके हैं, रिसीवेबल के बाद गिवन है तो अभी करने हैं, तो ये फिर एडिशनल बन गए। अलाउंस हमेशा दोनों को माइनस करने के बाद लिया करेंगे। जो आंसर आएगा ये चला जाएगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर। फिर चलते हैं एसओपीएल के अंदर। ये एडिशनल हमने खुद किया अपने लिए। बैड डेट्स जितने भी गिवन हो, चाहे एडिशनल हो चाहे ना हो, सारे लिखते हैं। यहां पर मैंने एडिशनल नहीं लिखा, बैड डेट्स लिखा है, तो बैड डेट्स सारी प्लस कैरिड ऑन माइनस, और ये मोस्टली गिवन होता है, और रिकवरी ऑफ बैड डेट्स है। ठीक होगी बात? अब एंट्रीज पे जाओ, एंट्रीज पे जाओ। कौन कौन सी बैड डेट्स की एंट्री क्या होगी? बैड डेट्स डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। फिर चेंज इन अलाउंस की क्या एंट्री होगी? आपका अलाउंस कम हो रहा है ज्यादा? कम हो रहा है, अलाउंस आपका कम हो रहा है ज्यादा? कम हो रहा है। 57,500 कैरिड ऑन है और 60,000 ब्रॉड ऑन है, कम हो रहा है। ऐसे देखेंगे ना, 60,000 से 57,500 हो गया, कम हो गया, तो एंट्री क्या पास करेंगे? अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट, बैड डेट्स कितनी अमाउंट से? 2500। 2500। और प्रैक्टिकली देखिए आपके बैड डेट्स से 25,000 के, उसमें से 2500 निकाल दिया तो 22,500 आ गया। आपके असल में बैड डेट्स क्या थे? 25,000। अलाउंस की वजह से आपके बैड डेट्स कम हो गए, तो फिर जितना कम हो गया बाकी बच कितने गए? 22,000। एडिशनल बैड डेट्स की भी एंट्री हो गई। अलाउंस जितना चेंज आया कम होगा तो अलाउंस फॉर बैड डेट्स टू बैड डेट्स ज्यादा होगा, तो बैड डेट्स टू। ये आपके दो सवाल हो। तीसरे सवाल पे परेशानी होना, 10 क्वेश्चन तक तो परेशान होना ही नहीं कि आपको समझ लग रही है या नहीं। 10 क्वेश्चन के बाद खुद समझ लगना शुरू हो जाएगी। अगले सवाल में है, और आज हमने करने भी बस 10 क्वेश्चन, सारे नहीं करते।
अब बिजनेस हैज क्लोजिंग रिसीवेबल, अब रिपीट होना शुरू हो जाएंगी ना बातें। Yes. अब बिजनेस हैज क्लोजिंग रिसीवेबल 75,000, क्या मिला? अकाउंट रिसीवेबल, Clothing balance. रिसीवेबल का। इट इंक्लूड वन ऑफ द अकाउंट रिसीवेबल अली हु इज गोइंग थ्रू फाइनेंशियल क्राइसिस। इसका मतलब है कोई स्पेशल काम होने लगे अली के साथ। Yes. It is expected that he can pay 75% of his debt 5,000, उससे 5,000 लेना है 70. और वो कितना पे कर सकता है? 75%. 75%। तो अलाउंस कितना लोगे? 25%. 25%। 1250. अभी आगे बढ़ते हैं। बिजनेस हैज डिसाइडेड टू कैलकुलेट अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट एज, इसका मतलब है 25% हो गया स्पेसिफिक अलाउंस, 5% हो गया जनरल। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखा करें, ये नहीं कि जो आपको आया पेपर में वो लिख कर आ जाया करें, जो उसने पूछा वो बताया करो। अब आपने ये डिसाइड करना है, आपने नहीं मैंने डिसाइड करना है कि किसने बताना है। खामोशी, किसने बताना नहीं, बस आपने बताना है कि उसने पूछा क्या। What is amount of allowance to be deducted from account receivable in statement of financial position? खामोश, मैंने पूछना है इस रिक्वायरमेंट के अंदर फवैस क्या पूछा है उसने। ये सारी इक्वेशन मैं दोनों लिख देता हूं। एक हमारी इक्वेशन होती है एसओपीएल, जिसमें हम लिखते हैं बैड डेट्स प्लस कैरिड ऑन माइनस ब्रॉड डाउन माइनस रिकवरी। एक हम लिखते हैं एसओएफपी, जिसका होता है अकाउंट रिसीवेबल माइनस एडिशनल बैड डेट्स माइनस कैरिड ऑन। अब जब भी सवाल के अंदर पूछेगा ना, इनमें से कुछ पूछेगा, रिक्वायरमेंट पढ़ के बताएं कि सारे सवाल के अंदर वो क्या एसओपीएल का नेट बैलेंस पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है। सब लोग अपनी अपनी रिक्वायरमेंट को ढूंढ के बैठे। इस पूरी इक्वेशन के अंदर क्या पूछ रहा है? अब उसपे वो पूछ रहा है कि अलाउंस कितना है। अच्छा, अलाउंस उसमें से कम कितना होगा, तो बताएं मैं इसमें से क्या चीज पूछ रहा है। ये जो आपके पास इक्वेशन है, आप बैड डेट्स पूछ रहा है, कैरिड ऑन और ब्रॉड ऑन का डिफरेंस पूछ रहा है, कैरिड ऑन पूछ रहा है, ब्रॉड ऑन पूछ रहा है, अकाउंट से पूछ रहा है, या इक्वेशन का एक्सपेंस या ऐसे पूछ रहा है। इसका रिसीवेबल का कैरी डाउन रिसीवेबल का कैरिड ऑन पूछ रहा है। ओके, आपने कहा कि रिसीवेबल का कैरिड ऑन पूछ रहा है। सवाल सबके सामने है ना। Yes. आगे बढ़ते हैं फिर। लाइबा क्या पूछा है उसने? SOFP में से वो अलाउंस डिडक्ट कर दिया था। यहां ये जो आपके सामने अभी स्क्रीन नजर नहीं आ रही, वो जो इक्वेशन में है लिखा हुआ है इक्वेशन के अंदर, उस इक्वेशन में कौन सी चीज पूछ रहा है वो बता दे। क्या उसका नेट बैलेंस पूछ रहा है इक्वेशन को हल करके? रिक्वायरमेंट जिसको समझ लग जाए आई कैप की, उसका पेपर पास होता है, वो कभी फेल नहीं होता। हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं समझ आती, पेपर में उसने कुछ और पूछा होता है, हम कुछ और बताकर आते हैं जी। कैरिडन था। वो सिर्फ ये बैलेंस पूछ रहा है Carried on. बस, Yes. ये पूछ. सिर्फ ये आंसर पूछ रहा है उससे। Yes. वो कहता है बताओ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में अकाउंट रिसीवेबल में से कौन सा अलाउंस माइनस होना है। Carried on. और देखिए ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, ये अकाउंट रिसीवेबल है, और इसमें से ये अलाउंस माइनस हो रहा है। अब सिर्फ उसने पूछा कैरिड ऑन की अमाउंट है, और उसने सारी कहानी है। अब दोबारा जाकर देख ले, व्हाट इज द अमाउंट किसकी? ऑफ अलाउंस टू बी डिडक्टेड फ्रॉम रिसीवेबल इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। आपको सारे सवालों के जवाब आते होंगे, लेकिन यह भी तो पता हो ना कि उसने क्या पूछा है। तो कैरिड ऑन फाइंड कर लेते हैं। अब 75,000 के ऊपर डायरेक्ट 5% लें, या वो 75% का कोई चक्कर है? Yes. ये तो अभी चक्कर चला कर आए हो आप। Yes. 5,000 का 25%, 70,000 का 5%, ये बात समझ लगी। Yes. टोटल रिसीवेबल हमारे थे 75,000 के,
कहता है अली 75% दे सकता है, तो 25% खत्म, बाकी बच गया 70,000। टोटल आपका था 75,000, तो 5,000 का 25% लिया 1250, और 70 का 5% लिया, और हमारा कैरिडोन कितना आ गया 47, और यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। उसने पूछा यही है कि बताओ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर अकाउंट ऑफ रिसीवेबल में से कौन सा अलाउंस माइनस होना है, तो वो कैरी डाउन होता है। सॉरी, जो मर्जी कहेगा, जो कहेगा वो बताएगा। इस सवाल के अंदर मजे की बात है कि अगर हमारे पास ब्रॉड और गिवन ही नहीं, अगर ब्रॉड नहीं है तो हम समझेंगे जीरो है, फिर सब बाकी सबको जीरो है, ये कैरी डाउन ही है, और ये सारा एक्सपेंस हो जाएगा। क्योंकि ब्रॉड अगर, क्योंकि एसओपीएल बनाएंगे ना, एसओपीएल बताओ कि इसके बराबर होता है बैड डेट्स प्लस कैरी डाउन माइनस ब्रॉड ऑन माइनस रिकवरी। आपके पास सिर्फ गिवन ही एक अमाउंट है, बाकी कुछ है ही नहीं, तो फिर 4,750 हमारा एक्सपेंस होगा। सर जो 75% है वो रिकवरेबल है ना? हाँ, तो 25% अलाउंस लिया हमने। जब हम एसओपीएल लिखेंगे उसमें 75% नहीं, 75% तो रिकवरी के चांसेस है, और हम अलाउंस लेते होते हैं, डाउट लेते होते हैं। रिकवर्ड अमाउंट है वो रिकवरेबल है, रिकवर्ड नहीं है, चांसेस है कि वो रिकवर हो जाएगी। अच्छा, ये तो आपको पता है ना, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट की नेचर क्या है, काउंट्रा एसेट, एसेट अकाउंट, एक्सपेंस लायबिलिटी, काउंट्रा एसेट। दो बातें ये आ जाती हैं पेपर में कई दफा। अलाउंस फॉर बैड डेट्स की नेचर क्या है, काउंट्रा एसेट, इसके ऊपर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कौन सा लगता है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। ये दो आते हैं सवाल अक्सर। अलाउंस फॉर बैड डेट्स के ऊपर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट लगता है प्रूडेंस, और नेचर इसकी क्या होती है अलाउंस फॉर बैड डेट्स की, काउंट। चलें जी, आज यहां तक करते हैं 5वें सवाल तक, ठीक है। और कल के लिए आपने करना यह है कि जो हमारे दोनों लेक्चर्स होंगे इसके दो, उसकी रिवीजन, और ये 5 क्वेश्चन खुद से दोबारा करके आने, सिर्फ 5 बल्कि 10 कर लेना, ताकि आपको आइडिया हो जाए। अगले 5 भी करके आना, 5 ये और अगले 5, और कल इंशाल्लाह ये चैप्टर आपको खत्म भी हो जाएगा और आपको आता भी होगा। एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, KLM company finds out that its total receivables are 10,000. At the end of the account receivable, कंपनी को क्या पता चला, उसके टोटल रिसीवेबल कितने हैं। बस इंटरेस्टिंग चीज ये होती है कि क्वेश्चन की अंग्रेजी समझें। On scrutiny of accounts, it's turned out that bad debts amounting to ₹1,000 was not recorded in the books या अकाउंट। मतलब 1,000 के बैड डेट्स हुए, उसने रिकॉर्ड ही नहीं किए। तो बताओ 10,000 से 1,000 माइनस हो चुका है या नहीं, नहीं हो चुका, एडिशनल है, उसने वैसे क्लियर लिख दिया है, नॉट रिकॉर्डेड। आगे इसका मतलब ये है 1,000 हमारे बैड डेट्स हो चुके हैं। अब आगे देखते हैं, आप लोगों की अंग्रेजी का इम्तिहान है। फर्दर मोर, having considered the current economic situation, management of the company decided to increase the allowance for doubtful debts by ₹500। कहता है उन्होंने ये मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि वो अलाउंस फॉर बैड डेट्स 500 से बढ़ा दें। ये 500 क्या चीज है, ये ब्रॉड ऑन है या कैरी डाउन है, ये उसका डिफरेंस है, क्योंकि उसने कहा है इंक्रीज कर दिए हैं, जितने भी पहले हैं 500 से बढ़ा दिए हैं, मतलब कैरी डाउन माइनस ब्रॉड ऑन उसने बता दिया। कहते हैं व्हाट अमाउंट एक्सपेंस आउट, एक्सपेंस आउट क्या होते हैं, बैड डेट्स, अगर इन अलाउंस बढ़ा है तो प्लस, कम हुआ है तो माइनस। एसओपीएल क्या है भला, एसओपीएल आपका बैड डेट्स प्लस कैरी डाउन माइनस माइनस रिकवरी।
रिकवरी तो अभी आ नहीं रही ना आपके पास। ये जो कैरिड ऑन और ब्रॉड ऑन है बेसिकली ये होता है चेंज इन अलाउंस, और उसने खुद कह दिया 500 से चेंज आया, तो 1000 आपका था बैड डेट्स, प्लस इंक्रीज हुआ तो प्लस, अलाउंस डिक्रीज हो तो माइनस। तो कभी कभी आपको डायरेक्ट भी वैल्यू दे दी जाती है और हम ब्रॉड ऑन कैरिड ऑन ढूंढ रहे होते हैं। तो आंसर कितना आ जाएगा एक्सपेंस के अंदर? 1500। अभी आपने जर्नल एंट्रीज 2 पेजेस की अंग्रेजी पूरी करनी है, फिर उसके बाद ये 10 क्वेश्चन इसके कल करके आने हैं, 5 ये रिपीट करने हैं और 5 अगले, और कोशिश करेंगे कि पहले जो 5 है आप में से आकर कोई बंदा एक आधा क्वेश्चन बोर्ड पे भी आकर समझाए। 4 ही हैं क्योंकि एक तो वो प्रैक्टिकल है ना।